संसाधन और विकास, संसाधन की वजह से विकास होता है। किसकी वजह से? संसाधन की वजह से। संसाधन तुम्हें पता है क्या होता है? ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का काम करती है, जिसकी उपलब्धता हो और आसानी से सभी लोगों को मिल सके, उसे संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संसाधन कहते हैं। अब संसाधन ना उत्पत्ति के आधार पर क्या उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैविक संसाधन, एक अजैविक संसाधन। जो जिंदे होते हैं वो, और जो मरे हुए होते हैं वो। अब सामर्थ्य के आधार पर, यानी कि खत्म होने के आधार पर, एक तो नवीनीकरण होता है, एक अनवीनीकरण होता है। यानी कि जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है वो होता है नवीनीकरण, एक अनवीनीकरण जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नवीनीकरण का मतलब जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, अनवीनीकरण का मतलब जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। स्वामित्व के आधार पर देखिए, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। सामुदायिक यानी कि नेशनल लेवल पर होती है, मतलब समुदाय के एक समूह की। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। विकास के आधार पर ये होते हैं साम्यभावी, यानी कि साम्यभावी भविष्य में जिनकी हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में जिनका यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भविष्य में है लेकिन यूज़ नहीं कर रहे। संभावी, संभावना है यूज़ करने की, ठीक है। विकसित जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं। भंडार जो हमारे पास इकट्ठा हुए हैं। संचित कोष यानी कि ऐसे जिन्हें हमने संचित यानी कि इकट्ठा करके रख लिया है। आप देखेंगे संसाधन प्राकृतिक, एक तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं और एक होते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में पहला देखना संरचना एवं संस्थाएं। इसमें क्या होंगी? संरचनाएं होंगी, संस्थाएं होंगी। मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर क्या होंगे? संसाधन होंगे। दूसरा देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम प्रकृति ने दिए हैं, जैसे नवीनीकरण, जैसे सतत प्रवाह। क्या हो सकता है? सतत प्रवाह, जैसे पवन, जल और हवा, पानी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? नवीनीकरण। नवीनीकरण में क्या है? जैव भी है, जैव प्राकृतिक वनस्पति। जैव में प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे आते हैं। वन्य जीव जो वो इसमें जंगलों में रहते हैं, जैसे शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, ये सारे क्या हैं? ये हैं हमारे वन्य जीव। क्या हैं? वन्य जीव। अनवीनीकरण संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। पुनः चक्रण, जैसी धातु। उसके अचक्रीय, यानी कि देखो, या तो जिन्हें चक्रीय मतलब जिन्हें दोबारा बना सकते हैं, जैसे सोने की चीज़ कोई टूट गई, जो है मम्मा बुला रही है, सोने की चीज़ कोई टूट गई तो उसे क्या करते हैं? पिघला के दोबारा ज्वेलरी बना देते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं चक्रीय। अचक्रीय जैसे जीवाश्म। चक्रीय ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं, अचक्रीय ईंधन, जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन, इन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते। एक बार जल गए तो जल गए, ठीक है। संसाधनों का विकास कैसे होता है? देखो, संसाधनों का विकास ही क्यों करते हैं? पहले तो ये क्वेश्चन उठता है। तो संसाधनों का विकास हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। और इस संसाधनों के विकास को पूरा करने में कभी कभी हम क्या करते हैं? इतना लालच दिखा देते हैं कि हम उनका क्या कर लेते हैं? बहुत ज़्यादा दोहन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोहन या एक्सप्लॉयटेशन कर लेते हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच और संसाधन का हास होता है, यानी कि कुछ व्यक्तियों को लालच होता है तो वो ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करते हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आए, जिसमें समाज के दो हिस्से, संसाधन संपन्न, संसाधन विहीन। यानी कि एक ऐसा तबका जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, एक ऐसा तबका जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, अर्थात अमीर और गरीब। संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियाँ संकट पैदा हो गया है, जैसे कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय यानी कि डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, पर्यावरण यानी कि पॉल्यूशन, और भूमि निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। और इन सारी चीज़ों से मानव का जो शरीर है, मानव का जो इन्वायरमेंट है वो गंदा होता है। क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। अब उसके बाद सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? एक ऐसा विकास जिसमें हम क्या करते हैं? अपने लिए यूज़ करने के बाद आगे वाली जनरेशन के लिए बचा देते हैं, उसे बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। सॉरी किन्नू को मैं सिलेक्ट लाई थी, मैं भूल गई थी, मेरे पास दो थैली और रख थी किन्नू सो रहा था। चाय बनाने से कोई फायदा नहीं है। ये 10 मिनट में तो आता है, 10 मिनट में नहीं, आधे घंटे में चला जाता है। तो देख लो, 10 मिनट में ही आ गई। दोबारा समझाते हैं। देखो,
सतत पोषणीय विकास बता दिया था। क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया, तुम भी सुनना, तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, अपने लिए संसाधन का यूज़ करने के बाद उतने ही संसाधन हम संचित करके रखते हैं हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। ठीक है। अब रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहली बार दुनिया में पृथ्वी के लिए सम्मेलन हुआ 1992 में, और रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। और इस पूरी लाइन को यहाँ से जो रियो डी जेनेरो से लेकर के यहाँ तक 21 एजेंडा तक जैसा है वैसा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक एक लाइन जैसी है वैसी ही पूछी जाती है। ठीक है। उसके आगे देखना, जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्र के अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। पूरी लाइन में इतना कहा गया कि 1992 में 100 देशों के जो लोग थे वो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में इकट्ठे हुए थे। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, रियो डी जेनेरो कब हुआ था, किस सन में हुआ था, कितने देश आए थे, और कितने देश आए थे, और रियो डी जेनेरो कहाँ है? ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर, हस्ताक्षर। ठीक है। हाथ मतलब हाथ अक्षर, यानी कि अपने हाथों से उन्होंने क्या किया, सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर अपने अक्षरों से लिखा। ठीक है। आप देखेंगे रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। यानी कि 21वीं सदी चल रही है, 21 सेंचुरी चल रही है ना, तो इसीलिए इसे 21 एजेंडा 21 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एजेंडा 21। यह घोषणा है कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किए गए। इस देखो ये देखना, UNCED दिया है ना, क्या होगा, यूनाइटेड नेशनल, उसके बाद सी दिया है, क्या होगा, कल्चरल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, नहीं यहाँ लिखा तो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, लिखा दो उसके सामने, बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो उसे। क्या होगा यूएनओ का? यूनाइटेड नेशन। पर्यावरण का क्या होगा? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सम्मेलन का मतलब क्या होगा? इकट्ठा होना। हाँ ठीक है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। यह कार्य सूची जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरण में जो क्षति यानी कि नुकसान हो रहा है उसे, गरीबी को कम करना, रोगों को निपटाना है। 21 एजेंडा का मुख्य उद्देश्य था प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करेंगे। अब क्या है? संसाधन नियोजन। ये सारे सुन लेंगे। प्लानिंग, रिसोर्स को क्या है, हम जो रिसोर्स है ना उनका नियोजन करेंगे, यानी कि संसाधन नियोजन का मतलब क्या होगा? रिसोर्स की प्लानिंग। क्या होगा? रिसोर्स की प्लानिंग कि हम रिसोर्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो ये क्या होता है कि हमें ना रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करना है कि हम अपने लिए तो यूज़ कर लें और आगे के लिए भी हो जाए। तो इसे क्या बोलते हैं हम? संसाधन नियोजन। क्या बोलते हैं उसे? संसाधन नियोजन। अब हम उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयला बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुलता है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख में शीत मरुस्थल क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग थलग पड़ा है, प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलन वो संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। देखो उन्होंने क्या लिया, एग्जाम्पल ये किया इसका मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश में किस क्या है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे वहाँ पर माइनिंग करके अच्छे वाला पत्थर मिल जाता है, ऐसा पत्थर मिल जाता है कि ये जो रूम है ना, नीचे से लेकर के ऊपर तक इतने बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं और आसानी से काट के पूरी छत डाल सकते हैं। ठीक है, पूरी छत डाल सकती है, ऐसे पत्थर मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं। उसके अलावा वहाँ पर कोयला मिलता है। उसके हमने वो गाड़ी थी ना, क्या पड़ा था, वो सिगरौली कोयला मिलता है ना सिगरौली में, कल पड़ा था ना सिगरौली,
लेकिन वहाँ हाँ इन्हें पढ़ाया था, रिसोर्स पढ़ाया था, यही चैप्टर है इनके में भी, सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो जब सिंगरौली में कोयला निकला तो बाकी विकास की कमी हो। झारखंड में इतना सारा कोयला निकलता है झारिया से, लेकिन बाकी विकास, एजुकेशन और जो लाइवलीहुड है वो बहुत, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत लो लेवल का है। ऐसी लद्दाख में एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन उसे टूरिस्ट प्लेस में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बाकी सब कुछ कर नहीं सकते। अब राजस्थान में इतनी हवाएं चलती है दूर दूर तक, अगर हम उन हवाओं से क्या बना लें, पवन चक्की से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। तो संसाधन नियोजन का मतलब ये है कि हम संसाधन नियोजन अपने घर यानी कि अपनी किचन से लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर संसाधन नियोजन कर सकते हैं, क्योंकि घर से लेकर के हम इंटरनेशनल लेवल तक क्या यूज़ करते हैं, सामान को यूज़ करते हैं ना, तो उन्हें किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनाना है, वो चीज़ है संसाधन नियोजन। ठीक है, भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन वाला जो स्टेप है ना, ये क्वेश्चन आता ही है, तो हम इस क्वेश्चन को जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, संसाधन नियोजन एक बहुत ही जटिल और बहुत ही इम्प्लीकेटेड कॉम्प्लेक्स वो है सिचुएशन, जिसमें क्या कर सकते हैं, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान, उनकी तालिका बनाए, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र और संसाधन का गुणात्मक मात्रा अनुमान लगाना और मापन करना, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वतंत्रता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रयास किया गया या प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। अब आराम से समझना, जैसे ही पंचवर्षीय योजना आई, क्वेश्चन तुम्हारे में नहीं आता, 12th में आता है। ठीक है, 12th कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है, ऐसी योजना है जो 5 साल में आती थी। सरकार ने बना दी कि हमें इस साल केवल और केवल एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है। हमने क्या पढ़ा है, 60 से लेकर के 70 तक क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन, सबने पढ़ा है, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा है, वार्ता से चार्ट मारूंगी ना, ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने कल ही पढ़ा है, मैंने बताया नहीं था पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बताया नहीं था, जहाँ पे पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए, डिग्रेडेशन हुआ इन्वायरमेंट का, कल नहीं पढ़ाया था। चलो सिंपल भाषा बता रही थी, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ठीक है, ये 3 राज्य बहुत बड़े बड़े थे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, बहुत बड़े बड़े। सरकार ने सोचा अगर हम दूसरे के यहाँ से खाना मंगाएंगे तो हम अपने लोगों को कैसे खिलाएंगे। हमारे यहाँ तो वॉर चल रहा है 1965 1962 में, हमारे 62 में चाइना के साथ वॉर हुई और हमारे, ठीक है, 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री क्या थे, हमारे प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने पूरी जनता को ये बोला, जैसे अभी मोदी जी ने बोला है ना, सोना मत खरीदो, बाहर घूमने मत जाओ, ठीक है, वैसे ही उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि ना अपने घर में एक टाइम का खाना खाओ और क्या करना है, खाने को बचाना है, क्योंकि हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, उन्हें खाने की हमसे जानते हुए। तो उनके लिए जो खाना आता था फ्रंट पेज अखबार का, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, फ्रंट पेज को लिख के आता था कि अमेरिका से क्या आ गया, वो आ गई सिप, गेहूँ लेकर के, चावल लेकर के, उनके यहाँ से सिप आती थी हमारे यहाँ, और पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, चाइना से पहले ही हार चुके हैं, तो आस पड़ोस तो मंगा नहीं सकते, तो क्या करते हैं, हम लोग बाहर से मंगाया, बाहर से मंगाया तो अमेरिका कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देता, ठीक है, और अमेरिका देगा तो दबाव बनाएगा हमारे ऊपर, और दबाव बनेगा तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन दूसरों के साथ खराब होंगे। उस टाइम में उन्होंने दिमाग लगाया, एक इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर से सुझवाया उन्होंने, तो महानोविस जिनका नाम था, हमेशा ज़्यादातर या तो डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर होते हैं या बहुत एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क कर चुके थे महानोविस, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ लाई जाए जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो। पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इतनी बढ़िया जो ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने इम्प्लीमेंट की कि पूरे देश को आज तक खाना बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना होता है कि हमारे गोदाम भरे होते हैं, ठीक है, उस टाइम की सोच थी और आज का हमारी, ठीक है।
इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई नेता बेकार होता है। नेता बेकार नहीं होता, उस कंडीशन पर उसने क्या डिसीजन लिया है वो मायने रखता है। अगर कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन वाला नहीं आता तो कोई नहीं बचता। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे क्या है। अच्छा, इसमें कंडीशन दी है कि हमारा देश कैसा था उस टाइम पे। 1947 में आज़ाद हुए। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी यानी कि जीने की जो उम्र थी वो 32.5 थी और आज कितनी है 70। एक इंसान नॉर्मल इतना जीता है। ठीक है, तो वही दिखाया गया है इसमें। ठीक है, भू संसाधन सबको पता है, ऐसे संसाधन जो भूमि के लिए भू संसाधन मतलब मिट्टी। क्या है? मिट्टी। जिसमें हमारे पहाड़ आएंगे, मैदान आएंगे और हाँ पठार आएंगे। क्या आएंगे? पठार। अब देखो क्या, एक तो क्या होता है वन होता है और दूसरा क्या होता है हमारे पास कृषि के लिए उपलब्ध भूमि होगी। तीसरा होगा ऐसी भूमि जो पतली भूमि होगी और पतली भूमि के अतिरिक्त अन्य क्रिया मतलब कृषि के लिए अयोग्य होगी। क्या होगी? कृषि नहीं कर सकते। और एक होगी बिल्कुल पतली भूमि और एक होगी निवल भूमि। क्या होगी? निवल भूमि। यानी कि 5 तरीके की भूमियाँ होती हैं हमारे पास। कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की। अब उसके बाद आता है हमारा भारत में भू उपयोग और प्रारूप। हम भारत में भूमि को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? सड़क बनाने में, घर बनाने में, इंडस्ट्री बनाने में और बांध बनाने में और खेती करने में, एयरपोर्ट बनाने में। ठीक है, जे एयरपोर्ट सही है। एयरपोर्ट बनाने में जमीन यूज़ करिए, सही है। जय के बाबा एयरपोर्ट पे काम करते हैं ना। अच्छा, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल और कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कैसे कर सकते हैं? डिग्रेडेशन, हम सारी गंदी चीज कहाँ डालते हैं? जमीन में। निम्नीकरण क्या होता है? भूमि को खराब कर देना। ठीक है, और उसको क्या करना है? संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन कैसे करेंगे? पूरे पेड़ लगा करके। और पुराना हो गया और नया बताऊँ? नया सोचना पड़ेगा, पुराना ही है वही। चलो नया बता देती हूँ। ठीक है, नया बता देती हूँ। 6th क्लास से पढ़ता है पेड़ लगाओ। चलो बता दें। देखो, पेड़ लगाना, पशुओं का जो चराने की जगह है ना उन्हीं पे चराना है। पशु चरण को रोकना, कम करना, पशु चरण को कम करना। और एक और चीज़ है इसमें, हाँ, रक्षक मेखला। रक्षक मेखला मतलब एक सीट बना देंगे ऐसे, जैसे हम हिमाचल प्रदेश में क्या करते हैं, खेती करते हैं ना, तो एक बाउंड्री बना देंगे, रक्षक मेखला। ठीक है, और एक और कर सकते हैं, जहाँ हम खेती करते हैं ना तो पेस्टिसाइड्स की जगह हम जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। जो फर्टिलाइजर जो होता है उसकी जगह पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं? जैविक खाद का यूज़ कर सकते हैं। वो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल नया तरीका, जिसे आज के किसान मानते तो है लेकिन करते नहीं है। ठीक है, करते तो होंगे, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। कुछ लेवल केवल असम में करते हैं, ये तो ओलंपिक्स तो करते हैं। और जो करते हैं उनका नाम गिनीज वर्ल्ड में जाता है। मुश्किल काम बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अवरोध बना करके या फिर हम कर सकते हैं कि ना एक खेती हम ऐसी करें जिससे न्यूट्रिशन दे दे वो पूरी जमीन को। हम ना 3 तरीके, जो 2 तरीके की खेती होती है ना, वो इसीलिए पैटर्न आया था जिससे कि देखो, एक हम लेग्यूमिनेस वाला हमने पढ़ा, राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा है ना, राइजोबियम सबने पढ़ा है ना, राइजोबियम पढ़ा है। क्या है? राइजोबियम नहीं पढ़ा ना? राइजोबियम पढ़ा है? कहाँ से आई है उठ की लड़की? ये वाला नहीं तो बोल दो, इसकी 2 थप्पड़ दो, 2 में हिला दो इसकी। मैंने ज़्यादा पढ़ा। अच्छा, वो देखो, एक तो गेहूँ कर लिए जिसमें लेग्यूमिनेस मतलब राइजोबियम होगा ही नहीं। फिर हमने चना कर लिए। चना होता है। चना खेत में भी होता है पर एक साथ नहीं होगा, एक साथ हो जाएगा पर एक खेत में 2 बार नहीं कर सकते ना। देखो, गेहूँ के साथ हमने चना बो दिए तो हो जाएंगे, गेहूँ ऊपर निकल जाता है, चना नीचे गया जाता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, छोटा है ना चना तो।
तो हम क्या करेंगे, एक साल हमने गेहूँ उगा ली, उसमें एक साल हम चने उगाएंगे, ठीक है। फिर उसमें ना जो 4 महीने जो बचे ना हमारे पास, 2 फसलें करते हैं ना, 3 करते हैं, लेकिन 2 करते हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाजरा की खेती करेंगे। बाजरा की खेती करने के बाद फिर दूसरी साल हम क्या करेंगे, धान की खेती करेंगे, ठीक है। मेरी मम्मी ऐसे करती है, खराब हो जाएगी मिट्टी। मृदा संरक्षण यानी कि कैसे हम क्या करते हैं, मिट्टी को बचाते हैं। तो मिट्टी को बचाने के तरीके होते हैं, तो तरीकों में देखो, पहले तो यही पता होना चाहिए कि मिट्टी क्या है, ठीक है। अभी